Hello and good morning. I am Dr. Iram, final year medical student. आज का हमारा टॉपिक है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। पिछले टॉपिक पे हमने कंटेंट्स ऑफ द डिसीज पर बात की थी। आज हम एक डिसीज को प्रॉपर तरीके से शुरू करने वाले हैं। हम इसे दो पार्ट में ख़त्म करेंगे। पहले पार्ट में हम इसकी डेफिनेशन, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स एंड कॉम्प्लिकेशन पर बात करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड अदर जो भी कंपोनेंट्स है उस पर बात होगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, पहले हम देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिसीज। अगर हम इसे डिकोड करें तो पहली चीज है गैस्ट्रो। गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक। ईसोफेजियल मीन्स ईसोफेगस एंड रिफ्लक्स मीन्स टू फ्लो बैक, यानी इस ऐसी कंडीशन जिसमें गैस्ट्रिक कंटेंट्स फ्लो बैक करते हैं टुवर्ड्स द ईसोफेगस। ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसके अंदर क्या हो रहा है, स्टमक के कंटेंट दोबारा से इसोफेगस की तरफ जाकर ट्रबलसम कंडीशन कॉज कर रहा है या फिर सिम्टम कॉज कर रहे हैं। हमने अक्सर पेशेंट को या फिर लोगों को बोलते सुना होगा कि भाई छाती में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, अजीब चोकिंग की कंडीशन है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में गर्ड है। ओके, इस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो ये हमारा एसिड कंटेंट है, ये HCl है। ठीक है, ये कहाँ होना चाहिए? हमारे स्टमक वॉल में होता है। ये रिलीज होता है जो कि फूड के डाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट यही स्टमक कंटेंट जब ऊपर की तरफ फ्लो बैक करते हैं तो क्या पैदा होता है? गर्ड। ओके, 15% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन को गर्ड जो है अफेक्ट कर चुका है या फिर अफेक्ट करता है। इफ यू टॉक अबाउट द इटियोलॉजी, हमने पहले भी पढ़ा था कि इटियोलॉजी का मतलब होता है कॉज। ठीक है, इसका सबसे पहला कॉज होता है एबनॉर्मलिटी ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या है? ये एक स्फिंक्टर है या फिर मस्कुलर रिंग है। हम अगर इसोफेगस की बात करें तो ये एक पाइप की तरह होता है। ठीक है, यहाँ पर ये हिस्सा जो है वो स्टमक से जुड़ा हुआ है, ये माउथ से जुड़ा हुआ है। ये होता है अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ये होता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। इसका काम क्या होता है? ये पार्शियली कॉन्ट्रैक्टेड रिंग है, यानी कि स्टमक के जो कंटेंट है वो दोबारा से फ्लो बैक करके ऊपर की तरफ ना जाए, उसके लिए मेक श्योर होता है कि एलिएस का जो है कॉन्ट्रैक्टेड टोन हो। अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड टोन में कोई एबनॉर्मेलिटी आती है तब क्या होता है? गर्ड। नेक्स्ट, हिएटस हर्निया। हर्निया का मतलब होता है प्रोट्रूजन या फिर स्टमक कंटेंट का बाहर निकल जाए, एब्डोमिनल कंटेंट का बाहर की तरफ प्रोट्रूड होना हर्निएशन कहलाता है। इस हर्निएशन की वजह से जो एब्डोमेन की वॉल है और थोरेसिक कैविटी की जो वॉल है, इसके दरमियान में जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो डिस्टर्ब होता है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा गर्ड पैदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी। इट इज डिलेड इसोफेजियल क्लियरेंस। क्लियरेंस का मतलब होता है साफ होना। हमारी बॉडी में जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, जीआईटी ट्रैक है, इसमें एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होता है। लेकिन अगर इसी में कोई प्रॉब्लम आ जाए, अगर ईसोफेगस की बात हो रही है क्योंकि, तो ईसोफेगस की पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम हो जाने से क्या होता है? ईसोफेजाइटिस कॉज होता है। या अगर हम देखें तो ईसोफेजाइटिस के कंडीशन में पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी कम होती है और आगे जाकर ये गर्ड पैदा करता है। ओके, द नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक कंटेंट। गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर या फिर रिफ्लक्स होकर इसोफेजियल इरिटेशन कॉज करे तब गर्ड हो सकता है। और गैस्ट्रिक एम्प्टीइंग का डिफेक्टिव होना, यानी कि स्टमक में बहुत देर तक ग़िज़ा का पड़े रहना, जैसे कि प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, इन कंडीशन में मिलता है। और इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, दोबारा वही बात, एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज हो जाने की वजह से भी ये मिलता है। अगला है डाइटरी एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि चॉकलेट, अल्कोहल, टी, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करना। एंड नेक्स्ट पेशेंट फैक्टर, इसमें ओल्डर और ओवरवेट पेशेंट में ये मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें जो एब नॉर्मल है, जो नॉर्मल का ईसोफेजियल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट थी, उसके एब नॉर्मलिटी की वजह से पैदा होने वाली। पैथोफिजियोलॉजी में मोस्टली 3 मैकेनिज्म्स काम करते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म है इम्पेयर्ड क्लियरेंस एंड प्रोलॉन्ग्ड एसिड एक्सपोजर। अब ये 2 तरीके से होता है। पहली तो अगर पेरिस्टाल्टिस डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, जो स्टमक के कंटेंट है हमारे, वो वापस से ऊपर की तरफ जाने लग जाएगी, क्योंकि पेरिस्टाल्टिस डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। उसकी वजह से रिटर्न टू द स्टमक, और इसमें एसिड क्लियरेंस प्रोलॉन्ग हो गया, मतलब ज़्यादा देर तक एसिड जो है ऊपर की तरफ रिगर्गिटेट करा और क्लियरेंस कम हो गया। दूसरी कंडीशन है रिड्यूस्ड सलाइवेशन। चूंकि हमारे जो सलाइवा है वो अल्कालाइन होता है, ये अल्कालाइन बोलस हमारे स्टमक की तरफ एंटर होता है, ठीक है। इसमें होते हैं बाइकार्बोनेट्स। अगर सलाइवा कम हो जाए तो ओवरऑल अल्कलाइन जो नेचर है वो बोलस का वो कम होगा और एसिडिटी परसिस्ट करेगी। दूसरा मैकेनिज्म है मैकेनिज्म ऑफ जंक्शन इनकम्पिटेंस। जंक्शन इनकम्पिटेंस वही एलईएस की यहाँ बात की जा रही है, लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर की, जो एक गेट कीपर के तौर पर काम करता है। इसका 3 कंडीशन हो सकती है। पहली चीज गैस्ट्रिक डिस्टेंशन। अगर गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो तो उसकी वजह से एलईएस का रिलैक्सेशन लॉस्ट हो जाता है, यानी ये कहा जाए कि इसकी जो टोन है वो लॉस्ट हो गई, तो जाहिर है कि रिलैक्सेशन ज़्यादा देर तक रह रहा है और उस कंडीशन से रिफ्लक्स पैदा होता है। अब सेकंड है लोअर स्फिंक्टर टोन, यानी कि एलईएस की जो टोन है वो कम हो जा रही है। एक में पहले में रिलैक्सेशन बढ़ गया, दूसरे में टोन बढ़ गई। उसमें क्या हो रहा है, एलईएस हाइपोटेंशन, और ये हाइपोटेंशन क्या कॉज कर रहा है, रिफ्लक्स। अगेन थर्ड हिएटस हर्निया। हर्निया से क्या हो रहा है, एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन या फिर डिस्टरप्शन। हमने कहा कि बल्ज आउट हो गया स्टमक से कंटेंट, जिसकी वजह से रिफ्लक्स पैदा होता है। लास्ट थर्ड देखा जाए तो ये है म्यूकोजल इंजरी, ईसोफेजाइटिस जिसे हम कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, द स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ द गैस्ट्रिक जूसेस कॉजेस फिजिकल डैमेज। ये फिजिकल डैमेज कैसे हो रहा है, गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन की वजह से नेक्रोसिस होता है, बैरियर्स हट रहे हैं, इसोफेजाइटिस इन्फ्लामेशन है, ये पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेशन की वजह से अल्सर कॉज हो रहा है और यही अल्सर आखिरकार गर्ड बनाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर जो मेन होते हैं वो है हार्ट बर्न और रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन का मतलब वापस से खाना ऊपर की तरफ, ऐसा लगता है कि भाई खाना जो है वो पेट में से ऊपर की तरफ आ रहा है, तो उसे रिगर्गिटेशन कहते हैं। और हार्ट बर्न यानी कि जलन, चेस्ट में जलन को जलन कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रोवोक होता है बेंडिंग, स्ट्रेनिंग और लाइंग डाउन। बेंडिंग वी नो लेटने की वजह से, बेंड होने की वजह से, और तीसरा है स्ट्रेनिंग। स्ट्रेनिंग का मतलब होता है कोई भी इफर्ट पड़ना, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, वाटर ब्रश। वाटर ब्रश का मतलब होता है सलाइवेशन ड्यू टू रिफ्लेक्स सलाइवरी ग्लैंड स्टिमुलेशन, मतलब मुंह में पानी का भरना। तीसरा है कि भाई पेशेंट जो है चोकिंग की कंडीशन रात में अक्सर फील करते हैं, तो इंसोम्निया भी होता है क्योंकि जो फ्लूइड है वो लैरिंग्स को इरिटेट करता है। नेक्स्ट ओडाइनोफेजिया एंड डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है कि पेनफुल स्वेलिंग एंड ओडाइनोफेजिया मीन्स डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। नेक्स्ट चेस्ट पेन, एटिपिकल चेस्ट पेन है, ये क्यों होता है, इसोफेजियल के स्पाज्म की वजह से। एंड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर आवाज का भारीपन, यहाँ पर कॉमन सिम्टम्स इसके बताए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन वो होते हैं जो एक किसी भी कंडीशन की वजह से जो सेकेंडरी डिफिकल्टीज पैदा होती हैं उसे हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं। इसमें जो 3 कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो पहला है ईसोफेजाइटिस, जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ईसोफेगल लाइनिंग है, क्योंकि बार बार जो है वो गैस्ट्रिक कंटेंट ऊपर ईसोफेगस की तरफ रिगर्गिटेट कर रहे हैं, रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसकी वजह से ईसोफेगस लाइनिंग का इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट है बैरेट्स ईसोफेगस। ये एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। चूंकि हमारा जो ईसोफेगस है इसकी लाइनिंग जो है वो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल की बनी हुई है,
यही अगर कॉलमनार सेल्स में कन्वर्ट हो जाए तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बैरेट्स इसोफेगस। ये मोस्टली यूरोपियन मेन में, एंसेस्ट्री मेन में पाया जाता है। इसके अलावा ओबीज में और पेशेंट ओवर 50 ईयर्स ऑफ एज में देखने को मिलता है। और अगली है कि परसिस्टेंट डिस्फेजिया की वजह से क्रोनिक रिफ्लक्स डेवलप होता है, जो आखिरकार पेप्टिक स्ट्रक्चर्स और एडिनोकार्सिनोमा बनाता है। स्ट्रक्चर माने कि नैरोइंग हो जाना, जो वॉल है हमारी इसोफेगस की, जो वॉल है इसके अंदर नैरोइंग हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में बैरेट्स इसोफेगस में हमें अच्छी तरीके से सही से बताया हुआ है कि किस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियम जो है वो कॉलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गए हैं। और ये माइक्रोस्कोपिक अगर एग्जामिनेशन देखें तो यहाँ भी मेटाप्लेजिया या फिर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन बताई गई है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट को देखेंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर कोई भी आपको डिफिकल्टी या कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।